यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहां पर एक नए मुद्दे के साथ आते हैं और यहां पे चर्चा करते हैं सामाजिक मुद्दों के ऊपर जो जनहित में, राष्ट्रहित में कारगर साबित होते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है दीघौट गांव के अंदर अभी और क्या क्या विकास कार्य हो सकते थे। तो इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं मनु जाट दीघौटिया, दीघौट गांव से ही हैं। मनु उर्फ मनोज जो कि दीघौट गांव से ही हैं, वो इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं और वो बताना चाहते हैं गांव के नौजवानों को, गांव की भोली भाली जनता को और सभी जनहित को कि दीघौट गांव के अंदर क्या क्या विकास हो सकते थे और क्या क्या विकास आगे भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मनोज भाई यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और वो हमारे साथ हैं। वो ऑनलाइन है, वैसे नहीं है मेरे पास, ऑनलाइन हमसे जुड़ेंगे और ऑनलाइन ही वो इन समस्याओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पे हम आपको पहले ही बता देते हैं, किसी भी पंच सरपंच की भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम उन चीज़ों को लेकर आए हैं जो विकास कार्य अभी हो सकते थे दीघौट गांव के अंदर और हो सकते हैं आगे आने वाले भविष्य में दीघौट गांव के अंदर। तो साथियों, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं और हमारे साथ हैं मनोज भाई उर्फ मनु जाट दीघौटिया। तो वो अपने बारे में यहाँ पे कहेंगे। उनसे मैं पहले एक प्रश्न कर लेता हूँ। गांव के विकास के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं मनोज भाई से पूछना चाहता हूँ कि गांव के विकास के लिए, जो आपका दीघौट गांव है, उसके विकास के लिए आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। राम राम जी, मैं आपका भाई मनोज कुमार, गांव दीघौट से। हम बात करेंगे गांव दीघौट के विकास के बारे में। जो हुआ तो है, लेकिन अगर गांव के लोगों में एकता होती तो और भी बेहतर हो सकता था। लेकिन आज गांव का जो हाल है, लोग एक दूसरे की सिर्फ टांग खींचने में लगे हुए हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई भी ईमानदार आदमी गांव का मुखिया बने। और मैं तो गांव वालों से यही कहना चाहता हूं कि 10-20 लाख किसी का चुनाव के समय पे खर्च करवा के आप उससे ईमानदारी से काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ना ही कभी हुआ है। तो आप ये उम्मीद तो बिल्कुल ही छोड़ दें कि आप एक महीने किसी पे खर्चा करवा लोगे और वो आपके लिए 5 साल फिर मेहनत से और ईमानदारी से काम करेगा। तो साथियों, मनोज भाई ने अपनी बात हमारे सामने रखी और फिर एक बार मनोज भाई हमसे जुड़ने वाले हैं ऑनलाइन। तो साथियों, मनोज भाई ने अपनी बात आपके सामने रखी, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने बताया। और अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं गांव की समस्याओं के बारे में। सबसे पहली समस्या बिजली और पानी। साथियों, दीघौट गांव के अंदर पानी है जो वो ज़मीन के अंदर का ही है। वैसे भी वहाँ पे लाइन बिछी हुई है पानी की, लेकिन वहाँ पे पानी की समस्या ज़्यादा नहीं है क्योंकि वहाँ पे ज़मीन के अंदर ही पानी है, तो वहाँ पे पानी की ज़्यादा समस्या नहीं है। दूसरी बारी आती है बिजली की। तो बिजली दिन में 3-4 घंटे के लिए आती है, ये आप सभी को पता है। और ये सिर्फ और सिर्फ दीघौट गांव के अंदर ही नहीं आती है, ये सभी गांव का यही हाल है। तो इस दिशा में पंच सरपंचों को प्रयास करने चाहिए, सभी गांव के पंच सरपंचों को प्रयास करना चाहिए, बिजली बोर्ड से कहना चाहिए जाकर और अपनी रिक्वेस्ट उनके सामने रखनी चाहिए और बिजली आने का पूरा बंदोबस्त करना चाहिए। ये फ़र्ज़ बनता है पंच और सरपंचों का। अब बारी आती है गांव के अंदर जो लाइट होती है, खंभों के ऊपर जो लाइट होती हैं, वो दीघौट गांव के अंदर कुछ हैं लेकिन सारी जगहों पर वो नहीं हैं। तो इसका भी बंदोबस्त किया जाना चाहिए था और हो भी सकता है आगे भी। अगली बारी आती है फिरकी थोड़ी सी ख़राब है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फिरकी जर्जर हालत में है और फिरकी में थोड़ा सा काम बाकी है। इसको अच्छी तरह से बनाया जा सकता था और आगे भी बनाया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारे पेड़ लग सकते थे,
जो छायादार वृक्ष होते हैं, क्योंकि फिरकी जो होती है, फिरनी जो होती है गांव की, उससे हम अपने गांव को दूसरे गांव के लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पता लगता है कि हमारा गांव कितना अच्छा है और हमारे गांव में कितना विकास है। यानी कि कोई भी बाहर का इंसान अगर हमारे गांव में आता है तो वो बाहर से फिरकी को देखेगा और गांव में आपने अंदर कितना भी विकास किया हुआ है, लेकिन अगर फिरकी ख़राब है तो साथियों वो यही समझेगा कि इस गांव के पंच और सरपंच इस गांव की तरक्की में योगदान नहीं देते हैं। तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए हर एक पंच और सरपंच का कि गांव की फिरकी को संभाले, उसको पूरी तरह से पक्का बनाए और उसके चारों तरफ छायादार वृक्ष लगाए, जिससे कि गांव हरा भरा लगे और दूसरे लोग अगर गांव के अंदर आते हैं तो वो यही कहें कि इस गांव के पंच और सरपंच अच्छा खासा ध्यान देते हैं इस गांव की तरक्की में। अगली बारी आती है साथियों, मीतरौल वाला रोड है जो दीघोट गांव के जो टच में है। मीतरौल वाला जो रोड है वो बहुत ही जर्जर हालत में है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए पंच और सरपंचों को, जिससे कि लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगली बारी आती है साथियों अंदर के रास्ते। अब ये सोच रहे होंगे कि अंदर के रास्ते कैसे हैं, तो अंदर के रास्तों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अंदर जो रास्ते बने हुए हैं उनमें पंच और सरपंचों ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। अंदर के जो रास्ते हैं, एक दो की तो कह नहीं सकते, बाकी और सभी रास्ते अच्छी तरह से बनाए हुए हैं, यानी कि अच्छा काम अंदर किया हुआ है वहाँ के पंच और सरपंचों ने। अगली बारी आती है दीघोट गांव के अंदर वेलकम बोर्ड की सुविधा नहीं है, क्योंकि वेलकम बोर्ड जब गांव के अंदर होता है, गांव के मेन गेट पर होता है, तो बाहर से जो भी कोई अनजान इंसान गांव के अंदर आता है तो उसे पता लगता है कि हम किस गांव के अंदर आ गए हैं। तो वेलकम बोर्ड होना भी एक ज़रूरी है गांव के अंदर, जो कि मैंडेटरी हो चुका है और सरकार अपनी तरफ से देती है। तो वेलकम बोर्ड की सुविधा नहीं है। अगली बारी आती है बस स्टैंड। साथियों बस स्टैंड का भी जुगाड़ अभी नहीं हो पाया है दीघोट गांव के अंदर, और जबकि बस स्टैंड होना भी चाहिए। जब बाहर लोग जाते हैं तो उनके बैठने के लिए जब कोई सवारी आती है तो कोई ना कोई सुविधा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो लोग वहाँ पे बैठ सकें, और कोई छाया का बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए। साथियों इन चीज़ों का मैं यहाँ पे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, अगर आपके गाँव में ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपके गाँव को एक आदर्श गाँव समझा जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके गाँव में नहीं हैं तो बाहर के लोग यही कहते हैं कि अभी इस गाँव की तरक्की में कसर बाकी है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी और आगे भी हो सकती हैं, और ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हम लेकर आए हैं इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो नौजवान लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो अपने गांव की तरक्की की ओर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने पंच सरपंचों से इन कार्यों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें और इन कामों को पूर्ण रूप से करवाएं। अगली बारी आती है साथियों, बच्चे रेस करने के लिए या व्यायाम करने के लिए बच्चों के लिए ऐसी कोई ख़ास जगह नहीं है। उनके लिए एक ट्रैक की सुविधा होनी चाहिए थी, जिससे कि जो फौज पुलिस में लगने वाले बच्चे हैं वो ट्रैक के ऊपर दौड़ सकें। अलग से ट्रैक की सुविधा होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर सड़क के ऊपर दौड़ेंगे तो वहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है और हो भी जाती है कई बार। साथियों व्यायामशाला की कसर है थोड़ी सी, व्यायामशाला भी बनना चाहिए दीघोट गाँव के अंदर, जिसमें लोग व्यायाम कर सकें। और स्टेडियम, बहुत बड़ा गाँव है दीघोट, उसके अंदर एक स्टेडियम की सुविधा भी होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है और मैंडेटरी है लोगों के लिए और सभी समाज के लिए। अगली बारी आती है साथियों बारात घर दीघोट गांव के अंदर उसकी चिनाई चली हुई है, अभी वो काम उसका अधूरे में है और उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाना चाहिए, क्योंकि गरीब लड़कियों की जब शादी होती है तो उनके पास इतना बंदोबस्त नहीं होता है जगह का, तो वो वहाँ पर जाकर गरीब बच्चों का शादी ब्याह उसके अंदर हो सकता है। तो यह भी एक अच्छा माध्यम है गाँव की तरक्की के लिए। तो बारात घर की सुविधा भी दीघोट गांव के अंदर हो सकती है। साथियों अब बारी आती है पार्क की सुविधा ऐसी नहीं है खास दीघोट गांव के अंदर, जो होनी चाहिए थी। उसके बाद साथियों आदर्श, हम जो ये निरीक्षण यहाँ पे कर रहे हैं ये आदर्श गांव के हिसाब से किया जा रहा है। जो आदर्श गांव होते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अगली बारी आती है सीसीटीवी कैमरे। अगर कोई पंच और सरपंच चाहे तो गाँव के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लग सकते हैं। इससे गांव के अंदर क्या क्या गतिविधि चल रही हैं, कोई चोरी हो जाती है तो उसका पता लग जाता है, या फिर लड़ाई झगड़ा किसी के अंदर किसी के आपस में हो जाता है दो गुटों का, तो उसमें भी पता लग जाता है कि किसका कसूर था। तो अगर कोई पंच और सरपंच चाहे तो सीसीटीवी कैमरे लगा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगली बारी आती है साथियों जोहड़ों का आपने देखा होगा, जोहड़ों का पानी गंदा है और बहुत ही गंदी हुई पड़ी हैं, जबकि जोहड़ बहुत ही आवश्यक होती है गाँव के लिए, क्योंकि गांव के जो पशु होते हैं
वो जोहड़ों में जाते हैं, घूम के आते हैं, और जो दुधारू पशु होते हैं वो घूमने से अच्छा दूध देते हैं, क्योंकि वो जब नहा के आते हैं पोखरों के अंदर, जोहड़ों के अंदर, तो वो अच्छी तरह से दूध देते हैं और वो बीमार भी कम पड़ते हैं। तो जोहड़ों के अंदर जो गंदा पानी है उसको निकाला जाए, क्योंकि गंदे पानी में मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, और उनके अंदर साफ़ पानी भरा जाना चाहिए। अगली बारी आती है साथियों चौपाल। चौपाल दीघोट गांव के अंदर एक दो की कह नहीं सकते, बाकी सारी चौपालें अच्छी हैं, और बहुत सारी चौपालों में बिजली और पानी की व्यवस्था भी कर रखी है वहाँ के पंच और सरपंचों ने। साथियों जो काम अच्छे किए हैं पंच और सरपंचों ने, वो आप जनता के लिए बहुत ही अच्छे हैं, कारगर हैं। और हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य कोई ये नहीं है कि किसी पंच और सरपंच को नीचा दिखाना, सिर्फ यहाँ पे हम जो वो कार्य हैं, कार्यों की यहाँ पे विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो कार्य आगे हो सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो चौपालों की हालत ठीक है, रंग बरसता है तो वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं, तो चौपाल ठीक हैं, बहुत ही अच्छी हालत में हैं। कुछ एक का मैं कह नहीं सकता, कुछ एक ख़राब भी हैं, लेकिन ज़्यादातर चौपालें दीघोट गांव की ठीक ही हैं। अगली बारी आती है साथियों गौशाला। गौशाला पहले थी दीघोट गांव के अंदर, लेकिन बताया जा रहा है कि लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, गौशाला को सपोर्ट नहीं मिला लोगों का। कुछ समय तो वो चली थी, लेकिन सपोर्ट ना मिलने के कारण गौशाला को बंद करना पड़ा। तो गौशाला भी हमारे गांव में होनी चाहिए दीघोट के अंदर, जबकि जो आवारा गाय घूमती हैं तो उनको वहाँ पे रखा जाता है, और गाय जो होती हैं वो तस्करी से बच जाती हैं। तो साथियों उसके बाद आती है मनरेगा। मनरेगा स्कीम होती है जो मज़दूरों के लिए होती है, उसकी भी अभी कसर बाकी है गांव के अंदर, वो भी आपके गांव में होनी चाहिए। उससे क्या होता है, मज़दूरों को मज़दूरों का हक मिल जाता है, और वो थोड़ा सा काम करते हैं तो उनको उनका पैसा काम करने के बदले मिलता है। तो ये जो सरकार दे रही है स्कीम, सरकार की तरफ से 22 तरह की स्कीम होती हैं, और मनरेगा भी उन्हीं स्कीमों में से आती है। तो ये अगर गांव के अंदर हों तो गरीब लोगों को उनका हक मिल सकता है। अगली बारी आती है पंचायत घर। साथियों पंचायत घर है और सही है, बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत घास उगी हुई है, उसको थोड़ा सा साफ़ सफाई वहाँ की करनी चाहिए। वैसे है और ठीक है। अगली बारी आती है साथियों हॉस्पिटल। हॉस्पिटल है पर नाम का ही है, वहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं है, और वहाँ पे अच्छी तरह से डॉक्टर्स टाइम पर आते भी नहीं हैं, और उनको टाइम पर आना चाहिए। पंच सरपंचों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो टाइम पर आएँ, क्योंकि सरकार उनको सैलरी देती है जनता की सेवा करने के लिए। तो साथियों ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके गांव में। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो जोहड़ हैं, रास्ते हैं और बस स्टैंड किस तरह के हो सकते हैं गांव के अंदर। तो आदर्श गांव के अंदर किस तरह से बस स्टैंड, रास्ते और जोहड़ हो सकती हैं। तो साथियों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, गांव झमोला जींद हरियाणा में पड़ता है। इसमें आप देख सकते हैं रास्ते इस तरह से होने चाहिए। अगर गांव के अंदर इस तरह के रास्ते होंगे तो आपका गांव बहुत ही अच्छा लगेगा, और बाहर से आने वाला कोई भी इंसान मंत्रमुग्ध हो जाएगा। अगली बारी आती है जोहड़। जोहड़ इस तरह से होनी चाहिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। इस तरह से अगर आप जोहड़ों को बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका गांव लगने वाला है। अगली बारी आती है बस स्टैंड। साथियों बस स्टैंड इस तरह का होना चाहिए जो बहुत सारे लोग बैठ सकें, और गांव बिल्कुल एक तरह से शहर की तरह दिखाई दे। बस स्टैंड बहुत अच्छा है, जिससे कि बारिश और धूप में बचने का काम भी करता है, छाया भी है, और यहाँ पे आराम से चेयर पड़ी हुई है, यहाँ पे आराम से इंसान बैठ भी सकता है। तो इस तरह की अगर आपके अंदर सुविधा होंगी तो आपका गांव आदर्श गांव में गिना जाएगा, बहुत ही अच्छा गांव बताया जाता है। तो साथियों अब मैं मनु यानी कि मनोज भाई साहब से एक और प्रश्न करना चाहूँगा। मनोज भाई साहब जी, अगर आपको दीघोट गांव का सरपंच बना दिया जाता है तो लोगों के लिए और गांव की भलाई के लिए आप क्या क्या कदम उठाओगे, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताने का प्रयास करें। सुदेश जी, रही बात गांव के विकास की और हमारे गांव के सरपंच बनने की, तो सबसे पहले तो गांव में एक ऐसा ट्रैक होना चाहिए या स्टेडियम होना चाहिए जिस पे हमारे गांव की प्रतिभा जो छुपी हुई है, बच्चों के पास गांव में रेस करने के लिए जगह नहीं है। हमारे गांव में बहुत ऐसी प्रतिभा हैं जो छुपी हुई हैं। सबसे पहले तो उनके लिए कोई ऐसी सुविधा करी जाएगी जिससे प्रतिभा को आगे बढ़ाया जाए। गांव का जो युवा है वो कुछ करने लायक तभी तो बनेगा। और रही दूसरी बात, गांव का विकास होता है गांव की एकता के साथ। अगर गांव में एकता नहीं होगी
तो गांव का विकास नहीं हो पाएगा, अकेला सरपंच भी नहीं कर पाएगा, चाहे कोई कुछ भी कर लेना है उसमें, क्योंकि कोई ना कोई गांव में 2-4% लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे काम को रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे से ही लगा लो, अगर मैं किसी काम को करूँगा तो लोग ऐसा समझेंगे कि ये ही नेता बन जाएगा आगे जाके। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, एकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे वो दीघोट से मीतरौल के रोड के बारे में हो, या बामनी खेरे वाले पुल के बारे में हो, गांव की फिरकी के बारे में हो, तभी फ़ायदा हो सकेगा कुछ, तब गांव के युवा एक होंगे। नहीं तो जैसा राम भरोसे काम चल रहा है ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ये जितनी भी सरकारें आई हैं ये सिर्फ जनता को लॉलीपॉप देती आई हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एकता बनाओ तो गांव का विकास कुछ संभव हो सकता है। तो साथियों, मनु भाई ने बहुत ही अच्छी बात बताई, और इस तरह से अगर आपका गांव का विकास होता है तो आपके गांव को ऊंचे दर्जे के गांव में गिना जाएगा। साथियों, ये हम यहाँ पे कर रहे थे मनु भाई की नज़र से गांव दीघोट के अंदर विकास कार्य किस तरह से हो सकते हैं। तो मनु भाई ने अच्छी तरह से लोगों को समझाने का प्रयास किया है और ये बताने की कोशिश की है कि अपने गांव को भी विकास की ओर ले जाया जाए। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करने का यहाँ पे काम किया है। अगली बारी आती है साथियों, आपके गांव यानी कि दीघोट के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और बहुत सारी कॉलेज बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, गांव के बच्चों को ही, गांव के लोगों को ही उन फैक्ट्रीज़ में और उन कॉलेजों में जॉब नहीं देते हैं वो लोग। तो यहाँ पे ये गलत बात है उन लोगों की। तो इस बात की जो इस समस्या का जो सॉल्यूशन है वो गांव के पंच और सरपंच इकट्ठा होकर मिलजुल कर आपस में बातचीत करके इस परेशानी को सुलझा सकते हैं, उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि ये जब जैसे कॉलेज है और जो फैक्ट्री हैं जब ये आपके गांव में खुलती हैं, इनको खोला जाता है, तो वो यही आश्वासन देते हैं गांव वालों को कि ये जब फैक्ट्री या कॉलेज जब खुल जाएगी यहाँ पर तो आपके गांव के बेरोज़गार युवाओं को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। इसी बलबूते पर, इसी भरोसे पर वो इन चीज़ों को खोलते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो गांव के ही लोगों को रोज़गार नहीं देते हैं। तो यहाँ पर पंच और सरपंचों को आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों को एकत्रित करके उनसे कहना चाहिए और अपने गांव के जो नौजवान लोग हैं उनको वहाँ पर जॉब यानी कि नौकरी के लिए भेजा जाना चाहिए। तो साथियों, ये थी कुछ समस्याएं जिनको लेकर आए थे मनु भाई साहब आपके सामने, और उन्होंने अपनी सारी समस्याओं को आपके सामने कहने का, बताने का, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता लगा होगा। और मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य किसी भी पंच और सरपंच की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है, क्योंकि जो काम आपने किए हैं वो काम जनता के लिए बहुत अच्छे किए हैं, और जो काम अभी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हर एक इंसान पूर्ण रूप से 100% नहीं हो सकता है, कुछ कमियां रह जाती हैं। यहाँ तक कि मोदी जी हैं हमारे, वो भी पूर्ण रूप से 100% किसी भी काम को नहीं करते हैं। बहुत सारी कमियां उनके भी अंदर हैं और बहुत सारी कमियां हमारे अंदर और आपके अंदर भी होती हैं। तो साथियों, यहाँ पे किसी के भी ऊपर ये प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गांव के विकास के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए थे आपके सामने। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ मिली होगी इस प्रोग्राम से, और नेक्स्ट अगले गांव का रिव्यू हम फिर से लेकर आएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।